ताना बाना में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले गीताश्री आपसे ही सवाल करता हूँ। ये बताइए कि आप किसके लिए लिखती हैं? अपने लिए, समाज के लिए, बाजार के लिए, लोकप्रियता के लिए? शुक्रिया मुकेश जी। ये मैं क्यों लिखता हूँ, इस सवाल का मैंने बहुत बार सामना किया है, या मैं क्यों लिखती हूँ। लेकिन मैं किसके लिए लिखती हूँ, इस तरह के सवाल का सामना नहीं किया मैंने। तो आज चूंकि पहली बार आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं पूरे दिन इसलिए परेशान रही कि मैं क्यों लिखती हूँ, इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं किसके लिए लिखती हूँ, इसका जवाब मैंने तलाशा और मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक ठीक जवाब इसका हो सकता है। लेकिन मैं जो कहूंगी सच कहूंगी कि मैं लोकप्रियता के लिए नहीं लिखती। मेरी महत्वाकांक्षा भी ऐसी नहीं है कि मैं कोई सेलिब्रिटी बन जाऊं। मैं अपने सीनियर्स को बहुत पढ़ा है एक दो जगह कि वो किसके लिए लिखते हैं। मैं उनके लिए लिखती हूँ, मैं दुनिया के लिए लिखती हूँ, मैं दुनिया के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए लिखती हूँ। मैं स्त्रियों के लिए लिखती हूँ, उनके लिए लिखती हूँ जो हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, जिनका दुख मेरे सीने में कलपता है। मैं उनके लिए लिखती हूँ। मैं उनके लिए लिखती हूँ, समुदाय के लिए। अदम गोंडवी का शेर है कि उस अंजुमन तक ले चलो, शेरो सुखन को उस अंजुमन तक ले चलो। तो मेरे जहन में है कि मैं अपने लेखन, मेरा जो लेखन है वो मेरे अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं है, प्रसिद्धि के लिए नहीं है। प्रसिद्धि उसे चाहिए जो प्रसिद्ध न हो, या जो बिल्कुल गुमनाम हो। हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद हम लिखते हैं। तो इसका मतलब कि मैं किसी न किसी को संबोधित हूं। तो मैं अपने शब्दों के अनुष्ठान के जरिए, जैसे रजा की पेंटिंग ईश्वर के नाम एक प्रार्थना है, उसी तरह मैं अनुष्ठान करती हूँ शब्दों के जरिए, और इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को, सिर्फ एक स्त्री को नहीं, इस पूरे संसार को संबोधित होती हूँ। और मेरा कंसर्न एकदम स्पष्ट है कि मेरे भीतर जो प्रतिरोध है, जो गुस्सा है, जो विद्रोह है, जो जैसा संसार मुझे चाहिए, जिस तरह के संसार की मैं कल्पना करती हूँ, मैं उस कल्पित संसार को सोच के, उसकी फैंटेसी में, उसकी कामना में, मैं इसके लिए लिखती हूँ। इसके अलावा मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है लेखन को लेकर। मुकेश जी। डॉक्टर पासवान, आप किस लिए लिखते हैं, और आपके नजर में लेखक लेखिकाएं किस लिए लिखते हैं, किनके लिए लिखते हैं? प्रश्न भी आपका वाकई कुछ अजीब किस्म का भी है, और गीता जी ने सवाल भी बहुत बेहतरीन ढंग से दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से लिखता कम हूं और पढ़ने की अधिक कोशिश करता हूं। लेकिन ये जरूर है कि लिखने में हम जो भी बेहतर आदर्शवादी बातें करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक खास सा कोना रहता है जब हमें अपेक्षा होती है कि हमारे लिखे हुए कोई रिस्पॉन्ड करे, हमारे लिखे हुए कोई प्रशंसा करे, हमारे लिखे हुए पर कोई बातचीत हो, विमर्श का मुद्दा बने, और मेन स्ट्रीम जो डिस्कोर्स है उसमें जगह मिले, तो मन में दबी रहती है लेखक के मन में। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया इतनी बेहतर होती है, लिखने की प्रक्रिया में कह सकते हैं कि इतना अधिक श्रम और सृजन होता है उसका कि ये अपेक्षा वाजिब है। लेकिन जिनके लिए हम लिखते हैं, ये एक दूसरा सवाल है कि हम जिनके लिए लिखते हैं और जिनके प्रति इतने आश्वान्वित होते हैं कि हम उनके लिए लिख रहे हैं, उनके द्वारा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसको देखकर थोड़ी बहुत निराशा होती है। जैसे यदि मैं कहूँ कि मैं दलितों के लिए लिखता हूँ, तो दलितों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर स्त्रियों के लिखता हूँ तो उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस समाज को बेहतर बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ उस समाज का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब हम रिस्पॉन्स का मूल्यांकन करते हैं तो कई बार बहुत निराशा होती है। इस वजह से मुझे लगता है कि अंततः एक लेखक बेहतर समाज बनाने की कामना करता है। बेहतर समाज बनाना उसके वश में नहीं होता, क्योंकि समाज को बनाने के लिए और भी सारे घटक काम करते हैं, तो और सारे घटक अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस वजह से लेखक की जो पवित्र कोशिश है, वह कोशिश बेमानी नहीं होती, वह कोशिश बहुत पवित्र रहती है। तो लेखक अपने स्तर से अधिक ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। समाज क्या रिस्पॉन्स करता है अलग बहस का मुद्दा है। शुक्रिया जी। अपूर्व जी, मैं आपसे तो ये सवाल कर ही रहा हूं कि आप किसके लिए लिखते हैं और किसके लिए लिखवाते हैं। दोनों चीजें हैं, क्योंकि आप संपादक भी हैं, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये बहुजन सुखाए, समाज के लिए लिखना, ये एक तरह का लेखक पाखंड करता है, लेकिन दरअसल वो स्वांतः सुखाए के लिए लिखता है।
एक बड़ा तबका है जो बोलता है हम तो अपने लिए, अपने सुख के लिए लिखते हैं। आपकी टिप्पणी। मैं मुकेश जी एक्सीडेंटल लेखक हूँ। अगर मैं साहित्य की बात करूँ तो पत्रकार भी लेखक होता है। तो जो पासवान जी कह रहे हैं या गीताश्री जी ने कहा, शोषितों के लिए, समाज में जितने प्रकार के अंतर्विरोध हैं उनके लिए, या बड़े फलक की बात करूं तो जिस मुकाम पर हमारा लोकतंत्र इन 74 बरस की यात्रा में पहुंचा है, उन पर तो पिछले 20 सालों में बहुत कुछ लिख दिया। और क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मेरे लिखे का या आपके लिखे का। जहां तक साहित्य की बात है, मैं अपनी मौज के लिए लिखता हूं और उसको लिखता हूं जो मैंने अब तक जिया है। मेरे जो सारे पात्र हैं वो सारे मेरे जीवन में कोई ना कोई घटनाएं घटी या जो मैंने देखा उस पर आधारित मेरा लिखना है। और जो मैंने आपसे कहा, मैं तो एक एक्सीडेंटल साहित्य की दुनिया में आ गया और संपादक बन गया एक साहित्य की पत्रिका का। उसका कारण एक कहानी थी जिसने मुझे बहुत गुदगुदाया और हंसाया कठिन समय में। तो जब उस कहानी को, जो भालचंद्र जोशी की कहानी पालवा एक है, जो शायद नया ज्ञानोदय में या कथादेश में कहीं मैंने पढ़ी थी, उस कहानी को पढ़ के जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई, उस आनंद की अनुभूति के कारण 2008 में मैंने ये तय किया अपने सहयोगी प्रेम भारद्वाज जी के साथ कि जो एक राष्ट्रीय स्तर की एक राजनीतिक पत्रिका हम लाना चाहते हैं, एक समाचार की पत्रिका लाना चाहते हैं, उसको ड्रॉप करके कुछ साहित्य में काम किया जाए, क्योंकि कम से कम ये हंसाता तो है। बिल्कुल ईमानदार बात कह रहा हूँ, शोषितों, वंचितों या इनको लिखने के लिए मैं साहित्यकार नहीं बना। और आज भी जो एक साहित्यकार की दृष्टि से, जैसा मेरा पहला कहानी संग्रह आया, यदि आप उसे पढ़ेंगे यस, वो सब कुछ उसमें जीवन के तमाम रंग हैं, मगर वो सब कुछ वो है जो मैंने जिया या जो मैंने सीखा। अब आपने कहा मैं जो लिखता हूँ, तो आप ये और पत्रकार पूछ रहे हैं या और साहित्यिक पत्रिका के संपादक, ये इस पर निर्भर है। अगर आप पार्टी के संपादक की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो यकीन मानिए जी, मैं केवल स्तंभकारों से, जिनमें आप भी एक दौर में लंबे समय तक पार्टी के लिए दिखते रहे, उनको छोड़ के मैं किसी से कुछ नहीं करता। मेरे पर लेखकों की ये बहुत नाराजगी भी है, जो भी एस्टैब्लिश्ड लेखक है, बड़े लेखक हैं, वो अपेक्षा करते हैं कभी भी कहिए कि उनसे संपादक अनुरोध करेगा, भाई कुछ लिख दो, कोई कहानी लिख दो, कुछ लिखो। तो मैं इस फेर में नहीं, जो मेरे पास आता है और जो मुझे लगता है कि उसको स्थान दिया जाना चाहिए, उसको मैं, जब तक मैं संपादक वो मैंने किया। अब तो प्रेम जी पर पूरा दायित्व आ गया था और वर्तमान में ये काम पंकज का देखते हैं। तो मैं किसी से गीता या गीत या गजल जी, लेकिन गीता जी, जब हम लेखकों से बात करें, हम आपस में बातचीत करते हैं, तो अक्सर बात होती है उसको वो पुरस्कार मिल गया, इसको ये नहीं मिलना चाहिए था, इसकी इतनी प्रतियां बिक गई, अरे उसने तो ऐसा लिखा इसलिए बिक गई। तो ये तमाम सवाल लेखकों की दुनिया में तैरते रहते हैं और ये चीजें बताते हैं कि दरअसल लेखक कोई पूरी तरह से प्रतिबद्ध सामाजिक लेखन नहीं कर रहा है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। पुरस्कारों की एक होड़ में भी वो शामिल होता है, वो भी चाहता है उसकी रचनाएं लाखों लोग पढ़ें, ये आकांक्षाएं भी होती हैं और उसके लिए वो समझौता भी करते हैं। उसमें अपने लेखन में कई तरह के ऐसी चीजें भी डालते हैं जिससे वो ज्यादा पढ़ा जाए या ज्यादा बिके। मुकेश जी, आप साहित्य के भीतर की जो सरांध है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। कई तरह के लेखक हैं, सारे लेखक को आप सब धान 22 पसेरी नहीं हो सकती। आप सभी लेखकों को एक साथ एक प्रवृत्ति से जोड़ के नहीं देख सकते। जिनके लिए मौज है वो अपूर्व जोशी जी हैं, जिनके लिए कमिटमेंट है वो राजेश जी हैं। मेरे लिए अनुष्ठान है, इसके अतिरिक्त कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और मैं न इसमें झूठ बोलने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मैं लेखन बुद्धि विलास और बुद्धि विलाप के लिए नहीं करती हूँ। जहां तक महत्वाकांक्षा और पुरस्कारों का सवाल है, देखिए
मैं लेखक डार्क रूम में बैठ के अपनी यातना से मुक्ति के लिए लिखता है, मेरी नजर में, जो मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने रूम टेम्परेचर में कोई किताब कोई कहानी नहीं लिखी। जो लिखते होंगे उन्हें मौज आता होगा, मुझे मुक्ति का एहसास होता है लेकिन मौज कभी नहीं आया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं किसको संबोधित हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, ये मेरा स्पष्ट है। अगर पुरस्कार मेरे उस संघर्ष को, मेरे उस अनुष्ठान को अगर वो पुरस्कार मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए जोर तोड़ करने को मैं बहुत बुरा मानती हूँ, खराब मानती हूँ। महत्वाकांक्षा जुड़ती है, लोग चाहते हैं कि उन्हें पुरस्कार मिले, अच्छा काम है तो उसकी सराहना चाहते हैं, सराहना हम भी चाहते हैं। मैं जिसके लिए लिखती हूँ, मैं कस्बाई स्त्रियों, ग्रामीण स्त्रियों के लिए अगर लिखती हूँ तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन तक अपनी रचना लेकर पहुंचूं, मेरी रचना वहां तक पहुंचे। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा हासिल और सबसे बड़ा इनाम ये है कि मैं जिनके लिए लिखती हूँ उनके बीच पढ़ी जाऊं, ये ख्वाहिश है। और उस अच्छा काम आप करते हैं तो पुरस्कार अपने आप मिलता है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मेरा लेखन स्वांतः सुखाय है, और इससे भी मैं इस घमंड में नहीं हूं कि मेरा लेखन बहुजन हिताय है, लेकिन मेरा लेखन उनको संबोधित है और उन यातना से मुक्ति का एक मार्ग है, जो मैं शुरू से आपको, क्योंकि मेरे भीतर इतनी आवाजें दबी हैं कि अगर मैं उनको बाहर नहीं लाऊंगी तो मैं बेचैन, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं लिखूंगी तो मैं यतीम हो जाऊंगी। मैं पहाड़ को उसकी जगह से खिसका नहीं सकती, मैं समंदर को पीछे धकेल नहीं सकती, मैं हवा को रोक नहीं सकती, लेकिन मेरे हाथ में जो पहाड़ों के पार क्या है मैं लेखन के जरिए देख सकती हूँ। मैं पहाड़ को अपनी रचना के जरिए खिसका सकती हूँ, मैं हवा को रोक सकती हूँ। तो जो लेखन की जो ताकत है, मैं उस ताकत को हासिल करने के लिए लिखती हूँ। तो मेरी सोच बिल्कुल अलग है। बहुजन हित होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन सुख है, मुक्ति का सुख है, इसके अतिरिक्त कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा लेखन मुझे क्या देता है और मैं उसे क्या देती हूँ। रक्त संबंध है लेखन और लेखक का। जी मुकेश जी। बिल्कुल। तो पासवान जी, दरअसल ये जो सवाल है ना कि किसके लिए लिखते हैं, लेखक किसके लिए लिखते हैं, ये बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर देता है लेखक के बारे में, कि वो बाजार के लिख रहा है। भाई लिखने वाले तो हर तरह का लिख रहे हैं, बाजारू साहित्य भी खूब लिखा जा रहा है और खूब पढ़ा जा रहा है और खूब बिक रहा है, लेकिन एक लेखक की जो मूल प्रतिबद्धता है वो इससे प्रकट होती है कि वो उसके अंदर समाज से कितना जुड़ाव है, जो पीड़ित, शोषित, दमित जातियां या समाज या वर्ग है उनके प्रति उसकी कितनी संवेदना है, ये तमाम चीजें उससे निर्धारित होती हैं। तो ये जो प्रश्न है, इसे आप लेखक की कटिबद्धता और प्रतिबद्धता से कितना जोड़कर देखते हैं? मैं राजेंद्र यादव जी की एक पंक्ति मुझे अक्सर याद आती है, मैं अपने स्टूडेंट से बताता भी हूँ। वो कहते थे कि साहित्य न्याय की पुकार है। तो मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी अन्याय होता है, लेखक उस अन्याय के विरुद्ध अपनी लेखनी से बौद्धिक हस्तक्षेप करता है। ये एक लेखक का व्यक्तिगत, कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हो सकती है। लेकिन जहां तक पुरस्कारों की बात है, प्रमोशन की बात है, उनकी बात अधिक से अधिक पहुंचे, और वो पहुंचने का एक जरिया प्रमोशन है, और उसके लिए लोग लॉबिंग भी करते हैं। पुरस्कारों को भी आप देखें कि पुरस्कार भी अलग अलग किस्म के हैं। कुछ सरकारी पुरस्कार हैं जो एक अलग किस्म की प्रवृत्ति को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी पुरस्कार हैं जो बहुत ही सामाजिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। तो ये उसका एक अपना अलग हिस्सा है। लेकिन एक लेखक जब लिखता है तो बहुत कम जो सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध लेखक हैं, उन्हें लगता है कि वे किसी न किसी असमानता के विरुद्ध अपनी बात कह रहे हैं। तो जो असमानता को स्थापित करने वाला जो तंत्र है वह उन्हें पुरस्कृत नहीं करेगा, चाहे वो सरकार हो या संस्था हो या कोई अन्य चीजें हो। लेकिन फिर भी लेखक अपनी बौद्धिक के प्रतिबद्धता के कारण उन चीजों को नोट डाउन करने की कोशिश करता है, लिपिबद्ध करने की कोशिश करता है। एक मैं उदाहरण से कहूँ कि हमारे समाज की जो संरचना है, हम एक दूसरे के अनुभवों को जानना, समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारा सामाजिक परिवेश वैसा नहीं है कि जहां हम हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोगों के बीच घुल मिल करके उनके अनुभवों को जाने। लेकिन उनके बीच का जब साहित्य आता है हमारे पास में, उन समाज में क्या घटित हो रहा है, उस समाज की क्या मनोवृत्ति है, उस समाज की अपनी क्या संवेदनाएं हैं, क्या अनुभूति है, वह क्या महसूस करता है, किसी घटना के बारे में उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम बाकी समाज के लोग
आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन उस घटना के प्रति उस समाज के उस व्यक्ति में क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर हम जातिवाद का उदाहरण लें तो एक जातिवाद के मसले पे किसी सवर्ण जाति की क्या प्रतिक्रिया होती है उस व्यक्ति की, और एक दलित जाति का व्यक्ति जब जातिवाद से ग्रसित होता है उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इन सबको समझने के लिए जैसे हम दलित साहित्य मदद करता है हमारे लिए, उसी तरह से कोई भी साहित्य, जिन साहित्य का जिक्र गीता जी ने कहा है, उस तरह का उससे संबंधित साहित्य हमें उस समाज को नए सिरे से सोचने समझने के लिए बाध्य करता है। लेकिन यह चूंकि परिवर्तन बहुत दूरगामी परिवर्तन होता है, वो हमारे मानस को जो बदलता है लेकिन तत्काल नहीं बदलता, उसमें समय लगता है और पूरे समाज को तक वो चीजें फैलने में समय लगती है। इस वजह से हमें लगता है कि उसका असर कम है, लेकिन असर मध्यम जरूर होता है। वह असर रहता है, देर तक रहता है, देर में चीजें समझी जाती हैं, बहुत बाद में जाके हम समझ पाते हैं कि वो बातें जो कही गई है। लेकिन तत्कालिक रूप से परिवर्तन दूसरे घटक करते हैं, उसमें हमारी लेखकीय, हमारे बौद्धिक विमर्श की भागीदारी बहुत कम रहती है। इस वजह से कई बार हमें लगता है कि ये जो लिख रहे हैं इसका क्या महत्व है। कई बार हम सब लोगों को, जो लेखकीय दुनिया से अलग लोग हैं, उनको लगता है कि कोई बहुत जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि विद्यार्थियों को भी लगता है कि वो साहित्य पढ़ने की क्या जरूरत है, वही पढ़िए जो परीक्षा में आए, वही पढ़िए जिसमें एडमिशन हो जाए, वही पढ़िए जिसमें JRF नेट निकल जाए, बाकी चीजों को पढ़ने की क्या जरूरत है। तो यह जो तात्कालिकता का दबाव है, तत्काल फायदे वाला जो दबाव है, वह दबाव कम से कम लेखकीय जीवन में कम रहता है। एक लेखक उस दबाव को कम महसूस करता है, वो लंबे समय के लिए, लंबे दौर के फायदे वाली बातें वो लिखता है, उस विजन को लेकर चलता है। इसलिए वह काम अधिक महत्वपूर्ण है मेरी नजर। शुक्रिया जी। अपूर्व जी, अभी जैसा कहा कि एक लेखक की प्रतिबद्धता होती है, न्याय की पुकार, जैसा राजेंद्र यादव जी ने कहा, साहित्य न्याय की पुकार है। लेकिन इसी को कुछ लोग इस तरह से देखते हैं कि जब साहित्य एक प्रतिबद्ध हो जाता है कहीं, तो वो अपना रस खो देता है, अपना सौंदर्य खो देता है। क्या ये जो साहित्य में जो एक विरोधाभास की तरह प्रस्तुत किया जाता है, उससे सहमत हुआ जा सकता है कि हम ऐसा साहित्य लिखें जिसमें रस हो, भले ही वो प्रतिबद्धता से दूर हो, या कोई ऐसा एक ब्रिज है जहां दोनों चीजें मिल सकती हैं? निश्चित तौर पर मुकेश जी, ब्रिज है जहां हम रस भी रख सकते हैं और उसमें जो मुद्दा हम उठाना चाहते हैं उस मुद्दे को भी बड़ी खूबसूरती से उठा सकते हैं। बहुत ज्यादा बौद्धिक होकर, बहुत ज्यादा विचारधारा के बोझ तले अगर कोई चीज लिखी जाए तो निश्चित रूप से वो अपना रस खो देगी। वर्तमान के संदर्भ में तो ये और भी ज्यादा लागू होता है, जब एक तरह से, जैसा कि पासवान साहब कह रहे थे, तात्कालिकता का दबाव है, एक अंधी दौड़ है, गंभीर चीजें पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, और एक चूहा दौड़ में सब शामिल हैं। ऐसे में कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए जो विशेषकर युवा पीढ़ी को आकर्षित भी कर सके, हर उसके माध्यम से जो बात कहना चाह रहे हैं उसको सामने रख सके। रही बात, आपने पहला प्रश्न जो गीता जी से पूछा था, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। जो मैंने देखा कुछ इतना करीब से इन 14 वर्षों में हिंदी साहित्य की दुनिया को देख लिया, जब से पाखी का संपादन संभाला, कि तमाम जो नायक थे जिनको पढ़ के हम बड़े हुए थे, वो खलनायक में बदल गए। मैं ईमानदारी से जब नजदीक से हमने उन बड़े चेहरों को देखा, और मैं इसको अपनी खुशकिस्मती मानूंगा, यदि आप किस्मत में भरोसा करते हैं तो, यह एक जीवन का एक रंग हमने ऐसा देखा जो हमारे लिए जो बहुत आदरणीय थे, उनके साथ बहुत नजदीकी हुई तो पाया। तो बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसमें विवाद भी हो सकता है। उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने अपने लिए पाया कि अरे, इनसे तो भला मैं। किस दृष्टि से? जो आपने पुरस्कारों की बात की, ऐसी चूहा दौड़ मैंने देखी है अपने हिंदी साहित्य में। पुरस्कारों के लिए जो एक शब्द, अगर थोड़ा हल्का शब्द इस्तेमाल करूं, सेटिंग गेटिंग करते देखे। पाखी के जब पुरस्कारों की हमने शुरुआत की तो, या जब हम विशेषांक निकालने लगे, तो ऐसे ऐसे ऑफर सामने आए जो चमत्कृत करने वाले थे, और ये स्थापित चेहरे हिंदी साहित्य के थे। ये कहना कि हिंदी साहित्य में या हमारे जो लेखक हैं वो किसी भी प्रकार के ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव से मुक्त हैं, मैंने ऐसा नहीं पाया। और बहुत ईमानदारी से कहूँ, आर्जवता की बहुत बड़ी कमी मैंने पाई तमाम बड़े नामों को लेकर।
जो मेरा अपना अनुभव रहा। और ये केवल हिंदी साहित्य में नहीं है, तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। मगर होता ये है कि जब हम दूर होते हैं, जो चीज हमें दूर होती है, जो हम पढ़ रहे होते हैं, जो कृति पढ़ रहे होते हैं, उसके बारे में भी बनाते हैं कि वो लिख रहा है ऐसा, वो इतना ही प्रतिबद्ध होगा अपने विचारों के लिए। और जब नजदीक जाकर देखा तो वो प्रतिबद्धता का मुकेश जी सर्वदा अभाव नहीं पाया। जी, तो गीता जी, जो अपूर्व जी ने कहा, बहुत ही संक्षेप में मैं आप लोगों से छोटे छोटे जवाब चाहूंगा कि एक तरह का जो विरोधाभास है कृतित्व में और व्यक्तित्व में, रचनाओं में और रचनाकार में, ये बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन मूल सवाल जो हमारा है, किसके लिए लिखते हैं, उससे क्या ये जोड़कर जब देखते हैं तो आपको क्या तस्वीर निकलती दिखती? बहुत कठिन सवाल आपने मुझसे पूछ दिया, सिलेबस से बाहर का सवाल है ये। क्योंकि मैं साहित्य में उस तरह से अंदर बहुत घुसी नहीं हूँ, जितना तमाशा अपूर्व जी देखते हैं मैंने तो उतना देखा नहीं। लेकिन बाहर बाहर से जो चीजें देखी हैं, वो आपका सवाल बहुत सही है और उस सवाल से आप जवाब ले लीजिएगा। व्यक्तित्व और कृतित्व का अंतर तो एक पाठक के तौर पे मैंने बहुत देखा है, आज भी लेखक के तौर पर देखती हूँ और अफसोस से भर जाती हूँ। इसलिए मैं अपने दिल की बात बताती हूँ कि जिस भी लेखक की मैं बहुत प्रशंसक हूँ, उसे मैं पर्सनल टच नहीं चाहती, उसे मैं मिलना नहीं चाहती, उसे दूर से देखना चाहती हूँ। क्योंकि मिलने के बाद जब भ्रम टूटता है और भड़भड़ा के सब कुछ ढह जाता है, तो बहुत मिथ टूट जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। और मैंने ऐसे डबल चेहरे बहुत देखे हैं कि लिखना कुछ, जीवन कुछ। तो मुकेश जी, उस तकलीफ से बहुत गुजरी हूँ। ठीक कह रहे हैं आप कि दोनों में बहुत अंतर होता है। शायद इसीलिए मैं अपने आप को उन सब चीजों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और सफल होना चाहती हूँ। लेकिन अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, पता नहीं कब मेरी कथनी और करनी में अंतर आ जाए, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लेखक पार्थिव चीजों को, दुनियावी चीजों को इतनी तकलीफ के साथ महसूस करता है, जो अपने अस्तित्व के बोझ से दबा रहता है, उसका कैदी होता है। लेखक अपने अस्तित्व के पिंजरे में बंद एक पंछी है, वो कैसे डबल स्टैंडर्ड हो सकता है? मुझे इस पे आश्चर्य होता है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसको स्वीकारती हूँ कि ऐसा है और मेरा बहुत बार मोह टूटा है इससे। और शायद मैं बहुत तकलीफ में हूँ साहित्य के इस डबल स्टैंडर्ड से। जी पासवान जी, इसके लिए क्या लेखक को जिम्मेदार माना जाए? हालांकि ये दूसरा सवाल है, विषय से थोड़ा, जो गीता जी ने कहा सिलेबस से बाहर मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या समाज में ही इतने विरोधाभास हैं कि तो वहां से निकला हुआ व्यक्ति या लेखक, रचनाकार, उनसे कैसे मुक्त हो सकता है? ये समाज ही ऐसा है, उसी में से निकला हुआ व्यक्ति है। तो कोई संत महात्मा, उस तरह का संत महात्मा भी आकंठ डूबे हुए हैं, तो लेखक से ये अपेक्षा क्यों? ये आप सही कह रहे हैं। और इसके लिए लेखक भी चूंकि एक मनुष्य है, तो उसमें वो सारी कमियां हैं जो मनुष्य में होती हैं। ऐसी धारणा है कि शब्द हमें आश्वस्त करते हैं, लेकिन कर्म हमें विश्वस्त बनाता है। तो वह विश्वसनीयता का जो अभाव है, कहीं ना कहीं जो जीवन और लेखन और उनके व्यक्तिगत जीवन के बीच की जो फाक है, जिसका जिक्र गीता जी ने किया, ये है। और ये इसीलिए है क्योंकि वह भी एक मनुष्य है और वो समाज में जो भी अपनी कमियां, जो भी गुण दुर्गुण है, वो सबका साबका उससे पड़ता है। और वह उसी किस्म का मोह, उसी किस्म की प्रसिद्धि और उसी किस्म की जो रोज रोज की जो जरूरतें हैं, रोज रोज के समझौते हैं, रोज रोज के बाकी अन्य सारी चीजें हैं, वो चीजें लोगों को मजबूर करती हैं। उस पर अपने को टिकाए रखना, अपने को बचाए रख पाना सबके बस में नहीं होता। लेकिन फिर भी ये सही कह सकते हैं कि जो लोग उसे बचा ले जाते हैं, चाहे वो बहुत बड़े लेखक नहीं हो, अगर ये कम से कम एक अच्छे इंसान के रूप में तो उनकी इमेज बनती ही है। ये और वो अच्छा इंसान होना एक आइडियल का रूप होता है, जिस दौर में कहीं कोई आइडियल नजर नहीं आता, न लेखन में, न शिक्षण में, न राजनीति में, न उद्यमिता में, न कहीं और। तो हम फिर लेखक से एक अपेक्षा की जाती है, क्योंकि कम से कम उसके शब्द उसकी तरफ खींचते हैं कि अगर शब्द इसके बेहतर हैं तो हो सकता है कि आदमी बढ़िया होगा। तो ये इस उम्मीद के साथ लोग जाते हैं, लेकिन अगर उस उम्मीद टूटती है तो फिर ये दुख होता है, जैसा गीता जी ने कहा। जी अपूर्व जी, बहुत छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा उत्तर चाहता हूँ आपसे कि देखिए, व्यक्ति भी बहुत सारी ग्लानियों, अपराध बोधों से भरा होता है।
और वो चाहता है कि कम से कम लेखन में तो वो दूसरे तरह का व्यक्ति दिखे, उसमें ज्यादा उदार दिखे, ज्यादा लगे कि बहुत प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऐसे होते हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति भी काम कर रही होती है। अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए जी। जी हाँ मुकेश जी, बिल्कुल जो आपने बात कही, ये प्रश्न है या आपने ये उत्तर दिया, दोनों ही चीजें हो सकती है। ये बिल्कुल यथार्थ है। दोगलापन मनुष्य में कूट कूट के भरा होता है अधिकांशतः में। जितने भी नायक, जैसा पासवान जी कह रहे थे या गीता जी ने भी कहा, जिनको हम नायक मानते हैं, उनके अगर हम नजदीक जाने का हमें मौका मिले तो बड़ा भ्रम टूटता है, मूर्तियां टूट जाती हैं। निश्चित तौर पर लेखक, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो या किसी भाषा का हो, वो जो लिखता है वो उसमें अपनी जो उसकी आत्मग्लानियां होती हैं, जो उसकी कमियां होती हैं, उनको ढक के उसका जो कैरेक्टर, जो उसका नायक होता है, उसमें वो अपने आप को तलाश रहा होता है, वही वो हमें परोस देता है। और ये लेखन के मैं नहीं, ये देखिए, तो अगर आप बड़े फलक में देखें तो हमेशा यही सत्य होता आया है। क्रांतियां हमने इतनी देखी हैं या इतना पढ़ा है। अल्बेर कामू ने कहा था कि हर क्रांति शोषण का एक नया मुखौटा लेकर आती है। उसी प्रकार से हमने हालिया दिनों में अपने मुल्क में आंदोलन देखे, अन्ना का आंदोलन देखा, उसका अंत क्या हुआ। तो ये सब उन आंदोलनकारियों के चरित्र का दोगलापन तो ही था जो हमने नजदीक से देखा। और फिर हालिया समय में और देख रहे हैं जो गंदगी सामने निकल कर आ रही है। ये गीता जी चाहें तो इस पर भी, या मैं भी चाहूँ तो कहानी भी लिख सकते हैं इनमें, कि अचानक आपको स्मरण हो रहा है किसी को, साहब कोई देश का विखंडन करके वहां का प्रधानमंत्री बनने की कल्पना कर रहा था। तो देखिए दोगलापन कितना चरम था। और इत्तेफाक से वो भी हमारे जो व्यक्ति ये कह रहे हैं वो हिंदी साहित्य से आते हैं और बड़े कवि भी हैं, वो अचानक ये बात जब कह रहे हैं तो वो भी नायक हैं, बहुत बड़े नायक हैं, बहुत बड़े उनकी फैन फॉलोइंग है। तो ये भी तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है कि जब 2017 में राज्यसभा बंटने का वक्त था और उससे पहले पंजाब का इलेक्शन हुआ था, तो तब आपने ये बात क्यों नहीं कही, अगर आपको इतनी पीड़ा हुई थी अपने नेता या नहीं, ये तो हम मानते हैं कि जो राजनीति में है या राजनीति कर रहे थे वो उनके में तो ये दोगलापन रहेगा, ये माना हुआ है। लेकिन मैं हाँ, और मैं इस चर्चा को लेकिन यहाँ जाकर खत्म करूंगा कि आप केवल लेखकों से वैचारिक और चारित्रिक ईमानदारी की अपेक्षा क्यों करते हैं? जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, क्या वो भी उतने प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं समाज के विभिन्न तबकों के लिए? लेखक से नहीं करे तो आप मत लिखिए, आप दुकान खोलकर बैठ जाइए। लेकिन लेखन की एक नैतिकता होती है, मिनिमम नैतिकता होती है जिसका पालन करना चाहिए। मैं यहाँ असहमत हूँ आपसे कि लेखक से उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि लेखक से उम्मीद नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा कि अगर आप लेखकों से उम्मीद करते हैं तो जरा अपने अंदर भी झांकिए कि आप केवल लेखकों से ही क्यों उम्मीद करते हैं, कि आप नेताओं से क्यों उम्मीद करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम कितने धत्कर्मों से जुड़े हुए हैं, जरा इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की दिलचस्प बातचीत के लिए आप तीनों मेहमानों का। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।